Welcome to all. I hope you all are doing well. Now, today I'm going to start new chapter of animal physiology, that is breathing and exchange of gases. और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे very simple and easy topic, human respiratory system. First of all, we will discuss in brief what are the different parts of human respiratory system. दिस इज नॉस्ट्रिल. नोज की जो अपनी दो ओपनिंग्स हैं उन्हें हम कहेंगे नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल विल लीड इनटू नेजल कैविटी एंड दिस नेजल कैविटी इज हैविंग टू नेजल चैम्बर्स विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम. जो नेजल सेप्टम है उसकी वजह से नोज के अंदर जो कैविटी है वो दो में डिवाइड हो गई है, उन्हें हम कहेंगे नेजल चैम्बर. और जो नेजल सेप्टम है दैट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. नाउ नेजल चैम्बर के बाद जो नेजल कैविटी है उसके बाद होगा इंटरनल नेरिस एंड इंटरनल नेरिस ओपन इनटू फेरिंग्स. फेरिंग्स कॉमन पैसेज है. अगर हम फूड को स्वेलो करेंगे तो भी स्वेलोइंग के बाद फूड कहाँ जाएगा? फेरिंग्स से बाद में वो इसोफेगस में चला जाता है. एयर भी नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर, देन कहाँ आएगी? फेरिंग्स, और फेरिंग्स से वो कहाँ आ जाएगी? लैरिंग्स में. सो फेरिंग्स इज अ कॉमन चैम्बर फॉर एंट्री ऑफ फूड एज वेल एज एयर. ना फेरिंग्स के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है लैरिंग्स. लैरिंग्स इज अवर साउंड बॉक्स. फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, दिस ओपनिंग इज नोन एज ग्लोटिस. ग्लोटिस इज ओपनिंग बिटवीन फेरिंग्स एंड larynx, and this larynx, this glottis can be closed by cartilaginous flap, this is known as epiglottis. और epiglottis कौन सी कार्टिलेज का बना है? इलास्टिक कार्टिलेज का. कार्टिलेज में हमने इसे डिस्कस किया है. एपिग्लोटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. और क्या काम होगा? इट विल क्लोज ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड. जब हम फूड स्वेलो करेंगे तो लैरिंग्स को कौन क्लोज करेगा? जो ग्लोटिस है उसको कौन क्लोज करेगा? एपिग्लोटिस, जिसकी वजह से फूड का एंट्री जो है विंड पाइप में नहीं हो पाएगा. सो दिस इज लैरिंग्स. लैरिंग्स इज अवर साउंड बॉक्स. फिर देखेंगे यहाँ तक हमने क्या कहा है. सबसे पहले है नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल विल लीड इनटू नेजल कैविटी. नेजल कैविटी divided into two nasal chamber with the help of nasal septum. These nasal chamber will lead into internal nares and internal nares will lead into pharynx. और pharynx से जो है कम्युनिकेट करेगा pharynx larynx के साथ with the help of an opening known as glottis. स्वेलोइंग के दौरान, क्योंकि हमने कहा कि फेरिंग्स कॉमन चैम्बर है, एंट्री ऑफ फूड एज वेल एज एयर. फूड स्वेलो करते वक्त फूड कहाँ जा सकता है? लैरिंग्स में नहीं जाएगा. किसकी वजह से? एपिग्लोटिस की वजह से. एपिग्लोटिस क्लोजेस ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड. लैरिंग्स इज अवर साउंड बॉक्स. लैरिंग्स विल लीड इनटू ट्रैकिया. Trachea will divide into primary bronchi and these primary bronchi will enter inside lungs. ये देखिए, how many lungs we are having? 2 lungs we are having and these lungs are laterally protected by ribs. ये देखिए, ये ribs है. यहाँ पर ये रिब्स दिखाई दे रही हैं. और नीचे जो ये ब्राउन कलर का शो किया है दैट इज डायाफ्राम. सो लंग्स आर प्रेजेंट जस्ट अबाउ डायाफ्राम इन ए thoracic cavity. So lungs are present in thoracic cavity just above diaphragm. और लंग के बाहर जो मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर्ड जो मेम्ब्रेन है, इसे हम कहेंगे प्लूरा. सो बोथ द लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा. और प्लूरा के बीच में क्या प्रेजेंट है? प्लूरल फ्लूइड. दिस प्लूरल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन. ये दूसरा डायग्राम है जो बुक में एज इट इज़ गिवन है. यू हैव टू आइडेंटिफाई इट. यू शुड नो हाउ टू लेबल इट. दिस इज एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस के बाद दिस इज लैरिंग्स. दिस इज ट्रैकिया. ये देखिए ट्रैकिया की रिंग्स क्लियरली विजिबल हैं यहाँ पर. और ट्रैकिया विल डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी ब्रोंकाई और दे विल एंटर इनटू लंग. ये रिब्स के कट एंड शो किए हैं. यहाँ पर हमने शो किया है कि रिब्स जो हैं वो लंग को प्रोटेक्ट कर रही हैं. दे प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज. और ये जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है?
डायाफ्राम, ये प्लूरा हैं, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। आगे हम वन बाय वन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर माय एम इज जस्ट टू गेट फेमिलराइज विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। सो एक बार फिर रिकैपिचुलेट करते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। ध्यान रखना, सीक्वेंस में लर्न करना है। सबसे पहले है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल विल लीड इनटू नेजल चैम्बर, देन इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स के बाद है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद है ग्लोटिस, ग्लोटिस के बाद है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, राइट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेजल चैम्बर. Nostril lead into nasal chamber. As I told you, दो nasal chamber हैं. These nasal chambers are having three part. सबसे जो first part है उसको हम कहेंगे vestibular part. Middle part is known as respiratory part and upper part is known as olfactory part. This vestibular part, as you can see also, it is having hairs and is also lined by mucus. म्यूकस जहाँ तक है, म्यूकस इज प्रेजेंट ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट. म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल? goblet cell, and goblet cell are example of unicellular gland. यूनिसेलुलर ग्लैंड में एग्जाम्पल है म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल. तो जितने भी अपने मेजर ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ऑल आर लाइन्ड बाय mucus. So in the vestibular part, what is there? Hair is there and mucus is there. What they will do? They will entrap dust particle and microbes and does not allow them to enter inside the nose. So this is vestibular part. Vestibular part is having hairs and mucus. Middle part of the nasal chamber is concerned with respiration. What does it mean? This middle part एक्चुअली क्या होता है कि जब हम नोज से ब्रीदिंग करते हैं, सो जो नेज़ल चैम्बर है या जो ट्रैकिया है या ब्रोंक्यूल्स हैं, इनमें ऑल अलोंग द लेंथ व्हाट इज प्रेजेंट? म्यूकस इज प्रेजेंट. दूसरा जो लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में जो एपिथेलियल लाइनिंग है दैट इज सिलिएटेड. सीलिया का काम, म्यूकस का काम होगा डस्ट पार्टिकल को और माइक्रोब को एंट्रैप करना, और सीलिया का काम है दे विल बीट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. जैसे जो ट्रैकिया के जो सीलिया हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में बीट करेंगे और म्यूकस अलॉन्ग विद डस्ट पार्टिकल को मूव करके कहाँ लेकर आएंगे? बक्कल कैविटी में और फेरिंग्स में, जहाँ से हम उसको या तो स्वेलो कर लेंगे या स्पिट आउट कर देंगे, बाहर जो है डिस्कार्ड कर देंगे, राइट. सो दैट्स वाई नेजल ब्रीदिंग जो है दैट इज़ हेल्दियर देन ओरल ब्रीदिंग. क्या होगा जब आप नोज़ के थ्रू ब्रीद करते हैं तो एयर की फिल्टरेशन होगी. कौन करेगा? हेयर्स एंड म्यूकस. इसके अलावा एयर की कंडीशनिंग भी होती है. कंडीशनिंग का मतलब होता है जैसे एयर कंडीशनर क्या करता है? एयर कंडीशनर मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द रूम. सो इन द सेम वे रेस्पायरेटरी पार्ट इज कंसर्न विद कंडीशनिंग ऑफ द एयर. इट विल हेल्प इन वार्मिंग ऑफ द एयर. कोल्ड एयर डैमेज द लंग. आवर लंग्स आर सॉफ्ट स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन. आप विंटर में देखिए, विंटर में यू हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ लोशन टू योर स्किन, अदरवाइज क्या होगा कि जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है. आप छोटे बच्चों के देखिए गाल कितने बुरी तरीके से उनके जो है रेड 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 हो जाते हैं और जो स्किन है वो बहुत ड्राई होने की वजह से फट जाती है. सो जो moist air is not having moisture, sorry, dry air is not having moisture. और dry air जो cold dry air है that may damage the lung. तो क्या होगा कि जब आप नोज के थ्रू ब्रीद करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो हेयर हैं वो एयर को फिल्टर करेंगे, म्यूकस वाटरी सब्सटेंस है वो एयर को मॉइस्ट करेगी. इसके बाद जो रेस्पायरेटरी पार्ट है दैट इज़ कंसर्न विद कंडीशनिंग, जो एयर को वार्म करेगा. जो कोल्ड एयर है दैट मे डैमेज द लंग. आप नोज़ के सामने हाथ रखिए और फील करिए कि जो एयर आप ब्रीद आउट कर रहे हैं विंटर्स के अंदर आप ज़्यादा अच्छे से इसको फील कर पाएंगे. दैट एयर इज़ वार्म एज कम्पेयर टू एयर प्रेजेंट इन द आउटसाइड एनवायरमेंट. अब हम देखते हैं, आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. जो रेस्पायरेटरी पार्ट है, middle respiratory part of the nasal chamber is having
bony ridges, and what these bony ridges are known as turbinals or nasal conchae. Respiratory part of nasal chamber is having nasal conchae. What are these are short bone, जिसकी वजह से जो नोज है उसका जो सरफेस एरिया है दैट इज इंक्रीज्ड. और इन बोनी रिजेस में क्या प्रेजेंट है, लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर. और जब एयर यहाँ से पास होगी, जो कोल्ड एयर है जब यहाँ से पास होगी तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस एंड द ब्लड वेसल्स हैं नेजल कॉन्का की, दे विल रेडिएट हीट लाइक हॉट वाटर पाइप्स. और वो हीट जो एयर है, इनकमिंग एयर है, उसको वार्म करेगी एंड दस हेल्प इन कंडीशनिंग ऑफ द एयर. जो अपर ऑल्फैक्टरी पार्ट है, दिस अपर ऑल्फैक्टरी पार्ट इज कंसर्न्ड विद ऑल्फेक्शन का मतलब होता है स्मेल. upper olfactory part is concerned with smell. This olfactory part is lined by olfactory epithelium. nervous system में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. और olfactory epithelium is concerned with sensation of smell. जब कभी हमें नोज में इन्फेक्शन होता है, यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड और राइनाइटिस, तो उस केस में क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू स्मेल डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस. और राइनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल चैम्बर. Larynx is sound box which is used for producing sound, voice box. Now what is larynx? Larynx is cartilaginous structure. सबसे पहले डायग्राम को देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या है. दिस इज एपिग्लोटिस. क्या काम होगा इसका? एपिग्लोटिस विल क्लोज द ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ द फूड. हायोड बोन, ये हायोड बोन है विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टंग और लैरिंग्स के ऊपर है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केलेटल सिस्टम में हम इस बोन को पढ़ेंगे, हायोड बोन. हायोड बोन सो लोकेशन कहाँ है? दिस इज प्रेजेंट अबाउ द लैरिंग्स और बिलो द टंग, क्योंकि टंग की जो पोजीशन है वो हमारे लैरिंग्स के ऊपर है. अब हम पढ़ेंगे दिस लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. टोटली 6 टाइप ऑफ कार्टिलेज आर देयर. 3 कार्टिलेज आर अनपेयर्ड एंड 3 आर पेयर्ड. The unpaired cartilage are, first is epiglottis. This is epiglottis. इसके बाद thyroid cartilage. Largest cartilage of the larynx is known as thyroid cartilage. This cartilage is she-shaped. हम दिखाएंगे इसको. ये यहाँ पर ये आपका एंटीरियर व्यू है. ये देखिए ट्रैकिया में रिंग आगे से दिखाई दे रही है, पीछे से ये इनकम्प्लीट होंगे. सो दिस इज एंटीरियर व्यू ऑफ लैरिंक्स. दिस थायराइड कार्टिलेज इज लार्जेस्ट कार्टिलेज एंड शी शेप्ड. Below the thyroid cartilage is a ring-shaped cartilage which is known as cricoid cartilage. So this is also unpaired. So इस डायग्राम में आप 3 unpaired cartilage देख पा रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास 3 और डायग्राम है लैरिंक्स के. So larynx is cartilaginous and it is having 3 unpaired cartilage. कौन सी हैं? Epiglottis which close the glottis during swallowing of food. Thyroid, this is the largest cartilage of the larynx. Cricoid cartilage, this is ring shaped cartilage. Thyroid cartilage में एक टर्म और पढ़ेंगे, प्रोट्यूबरेंस. ये जो थायराइड कार्टिलेज के अंदर उभार है, इस प्रोट्यूबरेंस को हम कहेंगे एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल क्या है? जैसे जो बॉयज हैं, अडल्ट जो हैं, प्यूबर्टी के बाद एक्चुअली क्या होता है, आप अपनी जो है नेक पोर्शन को टच करके देखिए तो बॉयज में क्या होगा कि वन बोनी आउट ग्रोथ इज देयर. सो दिस बोनी आउट ग्रोथ इज नोन एज एडम्स एप्पल. ये जो एडम्स एप्पल है, व्हाट इज इट? दिस इज आउट ग्रोथ ऑफ थायराइड कार्टिलेज. और ध्यान रहे प्यूबर्टी के टाइम ही है. इट मीन्स इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. सो नाउ इसके बाद 3 पेयर्ड कार्टिलेज होंगी लैरिंक्स में, दैट इज
एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ये पिरामिड शेप होती हैं. देन कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी आर ऑल्सो नोन एज corniculate cartilage. And third type of paired cartilage is cuneiform cartilage. So one is arytenoid cartilage, second is cartilage of Santorini or corniculate cartilage, and third one is cartilage cuneiform cartilage. So these are cartilage. Now inside the larynx there are vocal cords are present. There are two vocal cord. Upper is known as false vocal cord, lower is known as true vocal cord. और जो sound का production है, voice का जो production है, that is due to vibration of vocal cord. At rest जो है वो vocal cord एक दूसरे के बिल्कुल जो है नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट होते हैं. बट जब एयर वी एक्सेल आउट करेंगे, जब हम एयर को एक्सेल आउट करेंगे, इट विल फोर्स द वोकल कॉर्ड, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स आर सेट इनटू वाइब्रेशंस एंड वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड. मेल और फीमेल की वॉइस में डिफरेंस है. मेल के अंदर जो वॉइस है दैट इज ऑफ लो पिच. लो पिच मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की वो कम है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है. सो लो पिच्ड हाई amplitude voice in case of male is due to long and thick vocal cord. मेल में vocal cord long and थिक है, इसकी वजह से वो धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं. और वाइब्रेशन अगर धीरे होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, और जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, ज्यादा. इसी तरह जो मेल है, मेल की जो वॉइस है दैट इज डीप एज कंपेयर टू फीमेल. और डीपनिंग ऑफ द वॉइस इट इज अगेन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर एंड इज ड्यू टू हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. इन केस ऑफ फीमेल वोकल कॉर्ड होंगे शॉर्ट एंड थिन, तो ये वाइब्रेट फास्ट रेट से करेंगे. दैट्स व्हाई फीमेल हैज हाई पिच्ड साउंड विद लो एम्पलीट्यूड. So larynx is cartilaginous. It is having two pair of vocal cord, false and true vocal cord. Vocal cords are made up of elastic connective tissue covered by mucous membrane. Voice is produced by vibration of vocal cords and inflammation of larynx is known as laryngitis. कई बार जैसे विंटर के केस में या जब ज़्यादा बात करते हैं, जैसे टीचर्स प्रॉब्लम भी हम इसे कहते हैं लैरिंजाइटिस को, कि ज़्यादा क्लासेस लेने से, या अगर वॉइस का मिस यूज़ है, आप बहुत हाई पिच में बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, हालांकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, तो उससे क्या होता है कि देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स. उसमें जो आवाज़ है वो होर्स हो जाती है एंड पर्सन इज़ नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली और पेनफुल होती है वॉइस. Let's see some more images of larynx. This is from anterior side, this is side view, this is posterior view. Larynx से पहले just have a look at beautiful cartilaginous rings. ये देखिए, trachea, bronchi, bronchioles all are lined by she-shaped cartilaginous ring. Anterior view अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ से ring complete दिखाई देगी. Just have look at this. ये देखिए, यहाँ से यहाँ कार्टिलेज जो रिंग है दैट इज एब्सेंट. सो ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स एंड दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज. क्या फंक्शन होगा, दे विल प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग. एक्सेलेशन के दौरान ट्रैकिया विल नॉट कोलैप्स, अदरवाइज क्या होगा, इट माइट हैव कोलैप्स. तो उससे क्या होगा कि जब हम एयर को एंटर करेंगे, इनहेल करेंगे लंग्स में, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो ट्रैकिया जो है वो ऑल टाइम रिमेन ओपन ड्यू टू कार्टिलेजिनस रिंग्स. दीज रिंग्स प्रोटेक्ट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग. हम बात कर रहे थे एडम्स एप्पल की. ये देखिए, ये थायराइड कार्टिलेज है. थायराइड कार्टिलेज में जो प्रोट्यूबरेंस है उसे हम कहेंगे एडम्स एप्पल. And now this protuberance is due to under the influence of hormone testosterone. अगर हम compare करें baby boy and baby girl, you will not find any difference. But as the age increase at the time of puberty, you can experience, जो male हैं they can experience swelling in their neck region. So what this swelling is known as Adam's apple under the influence of male sex hormone testosterone. Now so दिस इज हायोड बॉन. नाउ ऑल वी हैव कवर्ड. लेटरल साइड से देखेंगे तो टू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर देयर, फाल्स वोकल कॉर्ड,
ट्रू वोकल कॉर्ड, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड। ये देखिए ये पिरामिडल शेप जो है वो एरेटिनॉइड कार्टिलेज, दिस इज दीज आर पेयर्ड एरेटिनॉइड कार्टिलेज। नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद क्या होगा? ट्रैकिया और विंड पाइप। दिस ट्रैकिया इज लाइंड बाय pseudostratified ciliated epithelium. Pseudostratified means epithelium is single layered but appear two layered due to different size of cell. Some cell are small in size, some cell are large in size. ये हमने epithelial tissue में भी पढ़ा है। तो appearance point of view से it appear striated, it appear having layers, but it is not having any layers. It is actually type of simple epithelium where there is only single layer of epithelial cell. जो फ्री सरफेस है that is having cilia. Cilia of the epithelium play very important role. These cilia will beat upward and propel mucus in upward direction. Mucus entrapped with dust particle and microbes को मूव करके कहाँ ले आएंगे? फेरिंग्स में, जहाँ से हम इसको स्पिट आउट कर सकते हैं या स्वेलो कर सकते हैं। सो सिलिएटेड एपिथेलियम का काम होगा क्लीनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज। सो ट्रैकिया एक्सटेंड अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। ये इन्होंने पोजीशन बताई है कि ट्रैकिया कहाँ तक रहेगा। ट्रैकिया एक्सटेंड अप टू मिड थोरेसिक कैविटी एंड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इट विल डिवाइड इनटू टू। थोरेसिक वर्टिब्रा क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स, जिन बोन्स को हम कहेंगे वर्टिब्री। नेक रीजन में जो वर्टिब्रा हैं उन्हें हम कहेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7 होती हैं। इसके बाद जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट के जस्ट पीछे की जो साइड है उसे हम कहेंगे थोरेक्स। डायाफ्राम से जस्ट ऊपर वाला जो रीजन होगा वो थोरेसिक कैविटी होगा। तो थोरेसिक कैविटी में 12 वर्टिब्राज होती हैं। सो एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा दिस ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 primary bronchi and each bronchi enter into lungs. So larynx lead into trachea. Trachea is lined by C-shaped cartilaginous ring extend up to mid thoracic cavity. At the level of fifth thoracic vertebra it divide into 2 primary bronchi which enter into each lung, and trachea is lined by pseudostratified ciliated epithelium. Cilia of the epithelium beat and propel mucus in upward direction and thus help in cleaning the respiratory tract from microbe and dust particle. Coming to bronchial tree. Now what is it? Trachea divide into primary bronchi. यहाँ तक हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं। ट्रैकिया डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई किस में एंटर करेंगे? लंग्स में। अब लंग्स के अंदर क्या होगा? यहाँ पर फर्दर ब्रांचिंग होगा। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के डिवीजन को कहेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। सो एक प्राइमरी ब्रोंकाई से 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई, 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई से आगे फर्दर क्या होंगी? बहुत सारी टर्शरी ब्रोंकाई। Tertiary bronchi will further divide to form smaller tubes which are known as bronchiole. Bronchiole further divide to form terminal bronchiole. Terminal bronchiole further divide to form respiratory bronchiole. Now उसके बाद alveolar duct, alveolar sac and these balloon like structure are known as alveoli. So this is branching pattern of the bronchi. फिर देखेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड टू फॉर्म टर्शरी ब्रोंकाई। सो ब्रोंकाई 3 ऑर्डर की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उसके बाद ब्रोंकियोल्स। जो इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं यहाँ तक कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट। कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू bronchioles, initial bronchioles. जो respiratory bronchioles and terminal bronchioles do not have cartilaginous rings. Now इसके बाद अगर हम देखें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड देन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर हैं। एक लंग में लगभग 350 मिलियन एल्वियोलाई होंगे। और ब्रांचिंग पैटर्न का अगर हम यहाँ पर सिग्निफिकेंस देखें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न इज टू हैव मोर एंड मोर एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई ज़्यादा होने से क्या होगा? लंग का जो सरफेस एरिया है दैट इज इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स।
द सरफेस एरिया ऑफ लंग इज वेरी लार्ज एंड व्हाट विल बी द इज सिग्निफिकेंस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा डिफ्यूज़न का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो वो कौन से प्रोसेस से होगा, डिफ्यूज़न के थ्रू। व्हाट डज इट मीन, जो हम एयर इनहेल करेंगे, एयर इन ट्यूब्स के थ्रू मूव करते हुए कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई के थ्रू एयर का एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ जाएगी, ब्लड में, एल्वियोलर कैविटी से कहाँ जाएगी, ब्लड में। तो ये कौन से प्रोसेस से होगा, डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा और यहाँ पर सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं जो एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस को प्रमोट करेंगे। नंबर 1 इज़ वेरी large number of alveoli. Large number of alveoli is surface area will be large, there will be efficient exchange of gases. दूसरा, wall of alveoli is very thin. Alveoli are lined by, ये हम पहले पढ़ चुके हैं epithelial tissue में. Are you able to recall? Alveoli are lined by thinnest epithelium. Which one? Simple squamous epithelium. So यहाँ पर ये second point है वो जो favor कर रहा है exchange of gases को. Alveoli are lined by simple squamous epithelium. This epithelium is very thin, allow fast diffusion of gases. Third, alveoli are always kept moist. A thin film of water is present over the surface of alveoli. Exchange of gases dry medium में नहीं हो सकता. फॉर दैट सम अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी देयर. ध्यान रहे अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, जैसे निमोनिया में पेशेंट में जो लंग्स हैं वो फ्लूइड अकुमुलेट हो जाता है तो उससे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्लो होगा. कॉकरोच में भी ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि जो एक्टिविटी के दौरान ट्रैक्यूल्स जो है वो खाली हो जाते हैं, दे डू नॉट हैव फ्लूइड, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज फास्ट. लेकिन जब कॉकरोच लेस एक्टिव है तो एंड्स ऑफ द ट्रैक्यूल गॉट फिल्ड विद टिश्यू फ्लूइड, तो जिसकी वजह से डिफ्यूजन ऑफ गैसेज स्लो होगा. सो एल्वियोलाई आर ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट बिकॉज डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लिक्विड मीडियम, मॉइस्ट मीडियम. Number 4 feature, richly vascularized means very high blood vessels. Number of blood capillaries is more. What will be the significance? अगर ब्लड कैपिलरीज का नंबर ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा मूव करेगा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और एल्वियोलर जो एयर है उसके बीच में ज़्यादा होगा. सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एल्वियोलाई को बेस्ट रेस्पायरेटरी जो है सरफेस बनाते हैं. वन इज़ वेरी हाई सरफेस एरिया, एल्वियोलाई का नंबर देखिए 350 मिलियन ईयर है. दूसरा थिन रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, जिसमें अगर हम बात करें एल्वियोलाई की तो एल्वियोलाई आर लाइन्ड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. अगेन दिस इज वेरी थिन एंड अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट ए वेरी फास्ट रेट. रिच ब्लड सप्लाई एंड इज ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट. सो if we talk about conducting part and respiratory और exchange part, conducting part means वो पार्ट जहाँ से सिर्फ एयर का एंट्री होगा और एग्जिट होगा, जो एक ट्यूब का काम, जो एक ट्यूब की फॉर्म में जो एक पाथ का काम करेगा कि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एयर, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कोई O2 और CO2 का जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, एज सच रहेगा. जैसी एयर हमने ट्रैकिया में, जैसी एयर ट्रैकिया में वैसी ही ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में रहेगी. लेकिन एल्वियोलाई में जाकर क्या होगा, एक्सचेंज. सो अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल हम क्या कहेंगे, एक कंडक्टिंग पार्ट. और कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या रहेगा, फिल्टरिंग, क्योंकि जब एयर यहाँ से पास होगी तो यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है. नोज में भी हमने पढ़ा लॉट ऑफ म्यूकस इज देयर. तो म्यूकस जो है वो डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब को एंट्रैप करेगी एंड इट विल हेल्प इन फिल्टरिंग ऑफ द एयर. इसी तरह सीलिया प्रेजेंट है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, यहाँ पर इनिशियल ब्रोंकियोल तक सीलिएटेड एपिथेलियम है. ये जो सीलिया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बीट करेंगे और ध्यान रहे एक ही डायरेक्शन में बीटिंग होती है. जैसे हम झाड़ू से घर को अगर साफ करने की कोशिश करें और एक ही डायरेक्शन में झाड़ू को हम मूव करेंगे तो क्या होगा कि जो भी घर का कूड़ा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा. जैसे मान लीजिए यहाँ पर म्यूकस एंट्रैप डस्ट पार्टिकल है तो वो इस तरीके से बीट करेंगे कि धीरे 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 वो उसको स्वीप करके कहाँ ले आएंगे, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में. सो फर्स्ट थिंग दैट इज कंडक्टिंग पार्ट इज डूइंग इज कैरिड आउट फिल्टरिंग ऑफ एयर. एयर फिल्टर हो जाती है, डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स एंट्रैप हो जाते हैं म्यूकस में और विद द हेल्प ऑफ सीलिया म्यूकस जो है वो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाती है बाय बीटिंग ऑफ सीलिया. सेकेंड इज मॉइस्टनिंग. म्यूकस इज नथिंग बट वाटर, हैविंग वाटर विद डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस. तो जब ड्राई एयर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट से पास होगी तो इसमें म्यूकस इज एडेड, द एयर गॉट मॉइस्ट. ड्राई एयर में डैमेज द लंग.
सो डैमेज नहीं करेगी, यू आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट दिस। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या करेगा, एयर को मॉइस्ट करेगा। कंडीशनिंग, ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो नेजल कॉन्की हैं इन द नेजल चैम्बर, वो रेडिएट हीट लाइक हॉट वाटर पाइप्स एंड हेल्प इन वार्मिंग ऑफ द एयर। सो कंडक्टिंग पार्ट विल कैरी आउट फिल्टरिंग ऑफ द एयर, कंडीशनिंग ऑफ द एयर, मॉइस्टनिंग ऑफ द एयर। Alveolar duct, alveolar sac and alveoli are part of respiratory part or exchange part. Actually these are actually involved in exchange of gases, right? So in respiratory tract there are two part, one is conducting part, one is respiratory part. Conducting part will allow entry and exit of air, whereas the exchange part that is actually concerned with exchange of gases, and in our lung exchange of gases mainly takes place at the level of एल्वियोलाई। अब यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम और पढ़ें कि जो एल्वियोलाई है दे आर लाइंड बाय थिन फिल्म ऑफ वाटर, और यहाँ पर जो वाटर है दैट विल एक्सर्ट सरफेस टेंशन। अब वाटर की वजह से जो एल्वियोलाई है उनमें सरफेस टेंशन होगा, और सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, एक्सहेलेशन के दौरान एल्वियोलाई कोलैप्स हो सकती हैं, बट नहीं होंगी। एक्चुअली हमारी जो लंग्स हैं उनमें वाटर, जो भी सरफेस पे वाटर है उसमें एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस मिक्स होता है जिसकी वजह से वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सो एल्वियोलाई में सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए सरफेक्टेंट इज देयर, जनरली लेसिथिन। लेसिथिन क्या है, फोस्फोलिपिड है जो हमने सेल मेम्ब्रेन में बायोमोलिक्यूल के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो जनरली एल्वियोलाई आर लाइंड बाय सरफेक्टेंट, लेसिथिन एंड और डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, और ये लेसिथिन क्या करेगा, लंग की के अंदर जो सरफेस टेंशन है, एल्वियोलाई में जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करेगा ताकि एल्वियोलाई क्या ना हो, कोलैप्स ना हो। यस, लंग, लंग्स आर आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कितनी लंग है हमारे पास, दो लंग है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। लेफ्ट लंग बेटा थोड़ा सा छोटा है, इसमें कार्डियक नोच प्रेजेंट है बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज हैविंग हार्ट, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो लेफ्ट लंग का जो साइज है वो स्लाइटली स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग। लेफ्ट लंग में अगर हम देखें तो दो लोब हैं, राइट लंग में तीन लोब हैं। ये देखिए, दिस इज सुपीरियर लोब, दिस इज मिडल लोब, दिस इज इंफीरियर लोब। हेयर सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, और इनको डिवाइड करने के लिए, दोनों लोब को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ओब्लिक फिशर है। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, ये ओब्लिक फिशर है। सो लेफ्ट लंग इज हैविंग टू लोब, राइट लंग इज हैविंग थ्री लोब। और लेफ्ट लंग में क्या प्रेजेंट है, कार्डियक नोच वेयर हार्ट इज सिचुएटेड। अब दोनों लंग के बीच में जो ओपन स्पेस है जहाँ से ट्रैकिया प्रेजेंट है या ओइसोफेगस पास होगी, इस एरिया को हम कहेंगे मीडियास्टिनम। क्या कहेंगे, मीडियास्टिनम। कैरिना ऑफ ट्रैकिया किसे लेबल किया है, जहाँ पर ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया है। लंग्स, लंग्स आर सॉफ्ट स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन। क्या कहा हमने, सॉफ्ट स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन, पिंकिश इन कलर बिकॉज दे आर हैविंग abundant blood supply. Lungs are protected from all side by skeletal tissue. अगर हम बात करें वेंट्रल साइड पर, वेंट्रल साइड पर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टर्नम, डॉर्सल साइड पे दे आर प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ऑन द लेटरल साइड, लेटरल साइड ये है, लेटरल साइड पर क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है। सो लंग्स आर प्रोटेक्टेड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम। स्टर्नम हम चेस्ट बोन को कह रहे हैं। गर्दन से थोड़ा नीचे हाथ रखकर थोड़ा दबाकर देखिए, यू विल फाइंड ए बोन जिसे हम कहेंगे स्टर्नम। और लेटरल साइड पर क्या प्रेजेंट है, रिब्स। और जस्ट नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, डोम शेप्ड डायाफ्राम। लंग्स आर प्रेजेंट इन ए डबल मेम्ब्रेनस सैक जिसे हम कहेंगे प्लूरा। लंग के बाहर क्या प्रेजेंट है, प्लूरा। ध्यान रहे, लंग्स फ्रीली सस्पेंडेड होती हैं प्लूरा में, कुछ एक दो पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़ी होती हैं जहाँ से ब्रोंकाई या आर्टरीज, वेन्स वगैरह एंटर या एग्जिट करेंगे, अदरवाइज वो फ्रीली सस्पेंडेड होती हैं। इलास्टिक ऑर्गन है, जस्ट लाइक बैलून, तो कभी ये साइज बढ़ेगा कभी कम होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम एक्सहेलेशन स्टडी करेंगे। सो लंग्स आर फ्रीली सस्पेंडेड विद इन प्लूरा। अब अगर हम प्लूरा की बात करें तो देर आर टू प्लूरा,
प्लूरा आर नथिंग बट मेम्ब्रेन है ये, दीज आर एक्चुअली सिरस मेम्ब्रेन। सिरस मेम्ब्रेन हम किन्हें कह रहे हैं? वो मेम्ब्रेन जो एक वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करेंगे जिसे हम कहेंगे सिरस। सो प्लूरा, पेरिकार्डियम, हार्ट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? पेरिकार्डियम, लंग के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? प्लूरा। सो प्लूरा आर नथिंग बट सिरस मेम्ब्रेन। अब ये सिरस मेम्ब्रेन क्या होती है? दीज आर हैविंग मीजोथीलियम। ना व्हाट इज मीजोथीलियम? मीजोथीलियम इज एक्चुअली एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम की बनी होती है। व्हाट इज मीजोथीलियम? एक्चुअली सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? मीजोथीलियम। ये वर्ड हमने एपिथेलियल टिश्यू में भी पढ़ा है, जहाँ पर हमने इसको सीरोसा के साथ कोरिलेट किया था, बिकॉज सीरोसा इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मीजोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। सो व्हाट इज मीजोथीलियम? मीजोथीलियम इज simple squamous epithelium that surround different visceral organ. So lung के चारों तरफ क्या present है? Pleura. Pleura are nothing but serous membrane having mesothelium with some connective tissue. अगर हम बात करें प्लूरा की तो प्लूरा दो हैं, बाहर वाली को कहेंगे पैराइटल प्लूरा और अंदर की तरफ जो लंग के सरफेस की तरफ है उसको हम कहेंगे विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में होती है और जो विसरल प्लूरा है वो लंग सरफेस की तरफ होगी, और जो प्लूरा है दे विल सिक्रीट प्लूरल फ्लूइड। नाउ इस प्लूरल फ्लूइड का जो प्रेशर होगा वो हमेशा लंग के प्रेशर से कम मिलेगा। जब हमारी लंग एक्सपेंड होंगी या उनका जो साइज बढ़ेगा बैलून की तरह, जब वो स्वेल करेंगी तो उस दौरान क्या होगा कि लंग के अंदर जो प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू प्रेशर विद इन प्लूरल फ्लूइड। अब आप सोचकर देखिए, लंग के बाहर प्लूरल फ्लूइड है, अगर प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारी लंग स्वेल नहीं कर पाएंगी। यही वजह है कि जो प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर हमेशा लंग के प्रेशर से क्या रहेगा? कम रहेगा, जिसकी वजह से लंग्स आर नॉट एबल टू कोलैप्स। एक डिजीज होती है प्लूरिजी। प्लूरिजी में क्या होता है कि जो प्लूरल फ्लूइड का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। अब एक्चुअली प्लूरल फ्लूइड की हम बात करें तो ये प्लूरल फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है? ये मीजोथीलियम। यहाँ के जो सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम है दैट इटसेल्फ सिक्रीटेड प्लूरल फ्लूइड। और जैसे जैसे ये प्लूरल फ्लूइड जो है ज़्यादा सिक्रीट होता जाएगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली ये प्रोड्यूस करती हैं, तो यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू जो एक्स्ट्रा प्लूरल फ्लूइड है वो ब्लड में ड्रेन होता रहता है। अब अगर हम इस प्लूरल फ्लूइड का नेचर देखें तो इट इज़ स्लिपरी, नॉन एडेसिव प्रोटेक्टिव सरफेस प्रोवाइड करता है लंग्स पर। व्हाट डज इट मीन? जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लंग पूरी तरीके से किसके नज़दीक आ जाएंगी? विसरल प्लूरा। और विसरल प्लूरा किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी? पैराइटल प्लूरा। पैराइटल और विसरल दोनों के बीच में कौन सा फ्लूइड है? प्लूरल फ्लूइड। तो जब ये दोनों प्लूरा एक दूसरे के साथ आएंगी तो वो एक दूसरे से स्टिक नहीं होंगी, बिकॉज दिस फ्लूइड इज स्लिपरी, नॉन एडेसिव, सो इट विल प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द प्लूरा। सेकेंडली, इट विल प्रिवेंट mechanical damage. It will protect lungs from mechanical damage. So lungs are enclosed by pleura. There are two pleura, parietal pleura, visceral pleura. Pleura are nothing but mesothelium with some connective tissue. Mesothelium is a type of simple epithelium. और pleura का काम रहेगा, they will protect lung from mechanical damage and prevent friction between two layers when the lungs contract. क्योंकि जब लंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है लंग का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से क्या, जब लंग एक्सपेंड करेंगी तो वो स्वेल करेंगी, और उस दौरान क्या होगा कि जो दोनों प्लूरा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और जिसकी वजह से उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो इस फ्लूइड की वजह से नहीं हो पाएगा। यस, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव रिटन ऑन दिस स्लाइड। कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लंग एल्वियोलाई हैं दे आर लाइंड बाय ए सब्सटेंस विच रिड्यूस सरफेस टेंशन। अदरवाइज क्या होता कि जो लंग एल्वियोलाई हैं वो हाई सरफेस टेंशन की वजह से कोलैप्स हो जाती, बट अब अभी हमारी लंग जो हैं दे आर नॉट कोलैप्सिंग बिकॉज दे आर लाइंड बाय सर्फेक्टेंट। वन एग्जाम्पल ऑफ सर्फेक्टेंट इज लेसिथिन. This lecithin or surfactant is secreted by special type of epithelial cell, and what these cells are known as? These cells are known as type 2 alveolar epithelial cell. Alveoli की epithelium में different type of cells are there. One such cell is
type 2 alveolar epithelial cells. What these cells will do? They will secrete surfactant, and this surfactant will reduce surface tension of lungs alveoli, with the result alveoli are not able to collapse. Now वन इंटरेस्टिंग थिंग, अगर हम फीटल डेवलपमेंट की बात करें तो लंग्स ऐसा ऑर्गन है जो सबसे लास्ट में डेवलप होता है, यानी कि जो सर्फेक्टेंट का सिक्रीशन है वो लास्ट में होगा, 6th and 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में होगा, और कुछ केसेस में इससे और बाद में भी हो सकता है। अब क्या होगा अगर प्री मैच्योर डिलीवरी है, अगर 6th मंथ में या 7th मंथ में डिलीवरी हो जाती है और उस दौरान तक लंग्स जो हैं दे आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, सर्फेक्टेंट का सिक्रीशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इन दैट केस क्या होगा कि सर्फेक्टेंट नहीं होने की वजह से जो एल्वियोलाई में जो मॉइस्ट वाटर है, जो मॉइस्ट सरफेस है, वाटर है, वहाँ पर वो ज़्यादा सरफेस टेंशन एग्जर्ट करेगा, और उसकी वजह से एल्वियोलाई क्या हो सकती हैं, एल्वियोलाई क्या हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती है, एंड द बेबी इज़ नॉट एबल टू ब्रीद। दिस कंडीशन को हम कहेंगे रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ द न्यूबॉर्न, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ द न्यूबॉर्न। और इस केस में जो है न्यूबॉर्न बेबी को हॉस्पिटल में हेल्प की ज़रूरत होती है, उसको लाइफ सेविंग डिवाइस पर रखते हैं ताकि जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं वो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाते, जब तक लेसिथिन का सर्फेक्टेंट का सिक्रीशन स्टार्ट नहीं होता, तब तक उसको सपोर्ट सिस्टम पे रखना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट alveoli and its different characteristics. Now in the last we will discuss some of the very common terms and we all are very familiar about these. थोड़ा सा इनका बायोलॉजी पढ़ लेते हैं कि what is this कफ। कफ means slow एक्सेलेशन। इस कफ में क्या करते हैं हम एयर को एक्सेल आउट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जब हम एयर एक्सेल आउट करेंगे तो वट एवर म्यूकस या इरिटेंट्स जो हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंट्रैप हैं वो क्लीन हो जाते हैं, एंड पर्सन विल गेट टेम्परेरी रिलीफ। रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, ऑटोमेटिक है, किसकी वजह से होगा, इरिटेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से। जैसे अगर आपको इन्फेक्शन है, कोल्ड का इन्फेक्शन है, तो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, कफ होता है, और इन सम केसेस जो है lot of mucus is passed out from the respiratory tract, and after the coughing you will get टेम्परेरी रिलीफ रिलेटिंग विद ब्रीदिंग, अदरवाइज इट इज़ वेरी पेनफुल एक्टिविटी, क्योंकि जो मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो आपका डायाफ्राम है या दूसरी मसल जो उनसे एसोसिएटेड हैं तो यू विल फील डिस्कम्फर्ट। सो कफ इज ए रिफ्लेक्स एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। स्नीजिंग, स्नीजिंग में क्या होता है, हाँ छी, क्या मतलब है इसका कि फोर्सफुली जो एयर है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एक्सपेल आउट होगी। और स्नीजिंग भी कब होता है, जब आप किसी डस्टी एरिया में जा रहे हैं या आपको कोई इन्फेक्शन है, तो उस केस में भी क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को रिमूव करने के लिए स्नीजिंग मतलब फोर्सफुल एक्सेलेशन, तो इससे भी क्या होता है, पर्सन विल गेट रिलीफ। दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी विच इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन। हिकअप, हिकअप इज ए कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी। अगर हम हिकअप का होता है, हिकअप का मतलब होता है हिचकी। आप इसको HICCUPS से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख, जैसे हमने लिखा हिकअप। हिकअप क्या है, अगेन ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। तो इसमें क्या होगा कि एकदम से सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगा डायाफ्राम का, जो नॉर्मल से डेविएटेड होगा। अदरवाइज आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनहेलेशन में जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा वी विल इनहेल। सो जब डायाफ्राम की मसल सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी वी विल स्टार्ट टेकिंग ब्रीथ, बट इसमें क्या होगा कि वो ब्रीथ बीच में ही रुक जाती है। जो इनहेलेशन का जो प्रोसेस है वो एकदम से कट ऑफ हो जाएगा ड्यू टू क्लोजर ऑफ ग्लोटिस, यानी कि आपकी जो ग्लोटिस की क्लोजिंग है, जनरली क्या होता है कि इनहेलेशन के दौरान ग्लोटिस ओपन रहता है। पीछे हमने पढ़ा जब फूड को स्वेलो करेंगे तो ग्लोटिस क्लोज होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनहेलेशन के दौरान एकदम से ग्लोटिस क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। और जब डायाफ्राम्स की या दूसरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं, स्पाज्म, तो उससे क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस स्नैपशॉट, तो जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है और उस साउंड को ही हम क्या कहते हैं, हिकअप्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या जनरली आपने नोट किया होगा कि जो हिकअप्स है, एक बार हिचकी आएगी तो आती रहती है, बार बार आती रहती है। सो दे आर ऑफन rhythmic. So hiccup is also a condition which is associated with the respiratory system.
स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना। कब? सिंपल सी बात, एवरीबडी नो, जब हम सोते हैं। और जहाँ तक ट्रेंड की बात है तो मोस्टली पीपल डू स्नोरिंग, हालांकि हमें खुद का नहीं पता होता है और हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि आपके साथ सो नहीं सकते और ये दिक्कत है ना, और इस तरह की आवाज़ें आती हैं। सो स्नोरिंग क्या होता है? स्नोरिंग में भी क्या होता है कि थोड़ा सा जो वॉइस जो है, आवाज़ आती है सोने की, तो वो किस सांस की आवाज़ आती है, सॉरी सोने की नहीं, सांस की आवाज़ आती है, एयर की एंट्री और एग्ज़िट की आवाज़ आती है। क्यों ऐसा कब होता है? जब आप स्लीप के दौरान, जब आपके नोज से या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एयर का जो मूवमेंट है वो फ्रीली नहीं हो सकता, उसकी वजह से क्या होगा कि जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वो वाइब्रेट करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस ए snoring sound. So that's all about the very first topic of the respiratory system, that is what are the different parts of respiratory tract. In coming video we will discuss about physiology of respiration. तो सबसे पहले हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इनहेल या एक्सेल करेंगे, कौन कौन सी प्रोसेस हैं विच आर इन्वॉल्व इन इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. आई होप you will all like the lecture and enjoy it. Have a good day.